अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके इस समय सबसे ज्यादा अहित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाएं, चाहे सपा के साथ चले जाएं, चाहे मतलब दूसरी किसी पार्टी चले जाएं, उनका हित कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही बहुजन समाज का हित सुरक्षित है। इस बात से वो नहीं चाहते जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है कि बहुजन समाज के लोगों का हित सुरक्षित रहे। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ पहले 50 साल 70-75 साल से अन्याय अत्याचार करते रहे हैं। हमारा वोट नहीं डालने देते थे, हमारा वोट जो है छाप देते थे जाकर के, बैलेट पेपरों को जला देते थे और हमारा आदमी हल चला रहता था, उसका जो मालिक है खेत का वो मतलब जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है, इसका खास मुद्दा ये है कि जो शिक्षा है वो सरकारी खर्चे पे मिलनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार आए। हमें किसी की सरकार, चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, जिसकी भी आए, तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि राष्ट्रीयकरण किया जाए शिक्षा का। कॉन्वेंट स्कूल हैं जो एक तरफ सरकारी स्कूल है, दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल है, तो कॉन्वेंट स्कूल को निजी स्कूल है, वो लोगों के वो जेब से पैसा निकालते हैं और उनको मतलब अपना लाभ कमाने के लिए बनाया, जैसे इंडस्ट्री होती है उसी तरह लाभ कमाने के लिए स्कूल बनाए गए हैं प्राइवेट। जो क्या नाम है सरकारी स्कूल होता है वो जन कल्याण के लिए होता है, सरकारी फंड उसमें लगता है। तो जैसे जैसे मतलब जो है सरकारीकरण हट रहा है स्कूलों का और निजी स्कूल बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे जो गरीबी बच्चों की है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि एक नई पीढ़ी जो है वो बेरोजगार है। पढ़ भी लेते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयर करने से ज्यादा कोई नौकरी नहीं मिलती, और अगर इंजीनियर बन जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिलती है उनके लिए। तो अभी भी सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म हो गई। एक तरफ रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ मतलब शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। तो जिनके पास में पैसा है उनका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो पढ़ने लिखने के बाद में कुछ साधन ही नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग भी मजदूर हैं, पहले बिना पढ़े लिखे मजदूर होते थे, आज पढ़े लिखे लोग मजदूर हैं। बसपा के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये केसी पीपल जी हैं और इन्होंने मान्यवर काशीराम जी के साथ में मिलकर बसपा का जो स्तर है, जो आज तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी गिनी जाती है, वो इन लोगों के द्वारा ही गिनी जाती है। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बसपा का जो अस्तित्व है बिल्कुल खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि खत्म होती हुई नजर आ रही है बसपा। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं आखिर कहाँ कमियां रहीं, और आज बहन जी जिस तरीके से पहले बोलती थी खुलकर, आज वो बोल नहीं पा रही हैं, तो इन सारी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सर, आज जिस तरीके से देखा जाए कि बसपा जो वजूद में थी, आज उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, बसपा अभी भी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है देश भर में, और वो क्या नाम है ऐसे ही नहीं बनी। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो बैकग्राउंड था, उन्होंने पहले महार परिषद बनाई थी, फिर उन्होंने डिप्रेस क्लास बनाया, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उन्होंने फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उनकी बड़ी पार्टी थी उसको बनाया। फिर उसके बाद में उनके वो जब जा रहे थे उसी समय उन्होंने उसकी बैकग्राउंड बना दी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जी। और वो उनके जाने के बाद वो पार्टी काफ़ी पावरफुल बनी देश के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई थी। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के समय में ये सबसे बड़ी दुर्घटना हुई कि 1971 में आते आते RPI ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, और उनका बेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और फिर उन्होंने सोचा कि अब इसका कारण क्या रहा इसके पतन का, तो उसके ऊपर काशीराम जी ने बहुत अध्ययन किया, और उनके जो साथी लोग थे बामसेब के, उन्होंने अध्ययन किया। बामसेब से पहले वो एक एसोसिएशन चलाते थे कर्मचारियों की पूना में, तो उसी को उन्होंने फिर एक नया रूप दिया बामसेब का, जिसमें बैकवर्ड के लोग और मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग और आदिवासी लोग, इनको सबको शामिल करके एक नया संगठन जो पहले कभी भारत में नहीं चलता था, बामसेब का बनाया। 1978 में उसकी विधिवत घोषणा की गई दिल्ली के अंदर, और वो इसका एक मतलब जैसे फादर कह सकते हैं, मदर कह सकते हैं, जिसकी आप BSP की बात कर रहे हैं, तो वो उनका जन्मदाता था, और जो वैचारिक जन्म जो है उसने दिया। तो जो बामसेब में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, उन्हीं कम्युनिटीज को मिलाकर के बहुजन बोलते हैं। बहुजन शब्द आया है ना, उसी का मिला जुला एक शब्द है बहुजन। और वैसे जो बामसेब था वो अलग अलग कम्युनिटी के नाम से उसको कंबाइंड किया गया था। पहले उसको जोड़ने के बाद में एक विचारधारा बनाई जो बुद्ध की विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके नाम पे उसका नामकरण किया गया। उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं को जो बामसेब के लोग थे, उनके बच्चे थे जो बेरोजगार थे, उनकी पत्नियां थीं, वो जो घर में काम करती थी गृहिणियाँ, उनको एक्टिव किया। शराब की भट्टी का आंदोलन है, इस तरह सामाजिक आंदोलन, चाहे जेल में भी गई थी महिलाएं, उनको सबको इकट्ठा करके फिर उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ाना सिखाया
जी। जैसे पंजाब का इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ, दिल्ली का इलेक्शन हुआ, इलाहाबाद का इलेक्शन हुआ, इसमें DS4 के नाम से उनको इलेक्शन लड़ाया गया था। उस इलेक्शन में थोड़े थोड़े वोट मिले। फिर उन्होंने ये प्रयोग जब देखा कि ये संघर्ष समिति थी, उसका नाम ही था DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4। तो उसके नाम से जब उन्होंने देखा कि लड़ने लायक हो गए, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया, तो फिर उन्हीं लोगों को मिला करके उन्होंने 1984 में आकर के एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसका नाम उन्होंने रखा बहुजन समाज पार्टी। तो जो RPI का खोया हुआ मांस था, जो बिखर गया था, उस मांस को उन्होंने अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में जा करके इकट्ठा किया। और जो पढ़े लिखे जो कर्मचारी थे, जो ब्रेन था, उनको इकट्ठा किया। वो कोई पॉलिटिकल नहीं थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, जैसे हम लोग नॉन पॉलिटिकल काम करते हैं अभी। तो उनको इकट्ठा करके और उनको एक पॉलिटिकल शेप दिया गया। और उनको फिर इलेक्शन लड़ने के लिए पहले कैडर क्लास में सिखाया गया कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो चूँकि हम लोग थे, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन बाकी जो इलेक्शन लड़ते धनवान लोग थे। तो धनवान लोगों के सामने मतलब बिना पैसे वाले कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास मीडिया भी नहीं था, तो मीडिया के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि हाथी बनाना सीखो। दीवार पर हाथी बनाते थे और वॉल राइटिंग करते थे। नील ले आए, नील से बहुत सस्ता था, किधर भी गए कच्ची दीवार पर लिख दिया और मतलब हाथी बन गया, दीवार लग गया। लेकिन वर्तमान में देखा जाए बसपा जो बिल्कुल खत्म हो गई है, वजूद में ही नहीं है, उस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो बसपा कैसे वजूद में आएगी, क्योंकि बहन जी तो बोलना ही नहीं चाह रही। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि पहले भी RPI खत्म हो गई थी जी। अभी तो वजूद है बसपा का, तो राष्ट्रीय पार्टी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और देश में कोई भी दलितों के नेतृत्व में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो 1984 में बनी BSP, 1996 में राष्ट्रीय हो गई और अभी तक वो राष्ट्रीय है। हालांकि कहते हैं बहन जी का जो पहले ग्राफ एकदम बड़ा था जी, उतना नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने मतलब सरकार बनाई नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना जब तक बहुजन तक थे तब तक हमारी सरकार थी, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गए तो उसके बाद से सरकार ही गिर गई। देखिए जो हमने जो सरकार बनाई ना बहुजन पे, 1993 में इलेक्शन लड़े मुलायम सिंह जी के साथ में, तो सरकार बनी थी, मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब उनको झगड़ा हुआ उसके बाद में 95 में बहन जी को मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया। पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना, लेडी खास तौर से, और वो भी उत्तर प्रदेश का। वो भी BJP को भी सहयोग लेना पड़ा उसमें, जो हमारी धर्म विरोधी पार्टी है। उसके बाद में फिर 97 में बनी, जब भी मतलब BJP का सहयोग मिला। 2002 में भी BJP, 2007 में जो है अपने दम पे बनी, लेकिन जब बनी अपने दम पे, जब उसमें ब्राह्मणों का ही वोट मिला, अपर कास्ट का ही वोट मिला, तो ये बात तय हो गया या तो हम किसी के साथ गठबंधन करें तब हम जो मिलकर के सरकार बना सकते हैं, या किसी समाज के साथ गठबंधन करें। लेकिन बहन जी तो खुद अकेले लड़ना चाहती है, तो गठबंधन करेंगी कैसे? नहीं, गठबंधन का मतलब समाज के साथ गठबंधन, एक पार्टी के साथ गठबंधन होता है, एक समाज के साथ गठबंधन होता है। तो आपको पता होगा सत्ता, लेकिन बहन जी को तो समाज चाहता है कि सड़कों पर एक बार फिर आए वो, लेकिन बहन जी आना नहीं। तो 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में किया ना गठबंधन। ब्राह्मण समाज जो, उसका हम विरोध करते थे ब्राह्मण का, और उसी समाज के साथ में गठबंधन किया। और उन्हें वोट भी उनका जब ऐड हुआ ना, हमारे प्रसाद जितना वोट आता था उसमें थोड़ा सा वोट ब्राह्मणों का 4-5% ऐड हुआ। उससे क्या हुआ कि हम जो है 31% वोट हमारा मिला 2007 में। 31% में पूरे के पूरे सरकार बनेगी। और आज जो 37% मिला है इनको, अखिलेश यादव को वोट, 37 पर सरकार नहीं बनी, तब 31 में सरकार बन जाती। क्योंकि उस समय क्या था कि विरोधी पार्टियों का वोट जो है बटा रहता था। आज वोट जो बट नहीं रहा, आज वोट मतलब BJP के साथ में इकट्ठा हो गया। कांग्रेस का वोट भी BJP के साथ चला गया है और हमारा वोट जो है वो बिखर गया। बिखर क्यों गया? एक तो जो मुस्लिम समाज का वोट जो हमें मिलता था सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक तो 2002 में जो गुजरात में मोदी का साथ दिया, उधर प्रचार किया बहन जी ने, मुख्यमंत्री थी इधर, BJP की सहयोग सरकार चलाई, तो इनके कहने पर उनको इससे मुस्लिम हटा, पहली बार 2002 में हटा था। उसके बाद में फिर मतलब उनका कहना यह है कि BJP की एक सहयोगी पार्टी बन गई है BSP, ये मतलब B टीम बन गई है, प्रचार किया जाता है बड़े पैमाने पे, इसलिए इतना बड़ा परसेप्शन बन गया। नहीं, वैसे आपको नहीं लगता कि बसपा जो है भाजपा की B टीम है? क्योंकि जब आकाश आनंद जी मंच से कुछ बोलते हैं भाजपा के लिए, तो उसके बाद अगली बार मतलब पद से हटा दिया जाता है आकाश आनंद जी को, और उसके कुछ दिन बाद फिर पद पर ले आते हैं वापस। तो लगता नहीं है कहीं आपको कि बसपा भी B टीम बन चुकी है भाजपा की? देखिए, बसपा की B टीम तो हम जब कह सकते हैं जब वो उसके साथ में इलेक्शन लड़ती। अब तक आप अगर इतिहास देखें बसपा का, तो उसने कांग्रेस के साथ में मतलब वो समझौता किया है इलेक्शन में। उन्होंने सपा के साथ में इलेक्शन में किया, 2019 में भी किया, 93 में भी किया, दोनों बार किया है। कांग्रेस के साथ में 96 में किया,
और उसके बाद में दूसरे स्टेट में देखेंगे तो दूसरी पार्टियों ने देवगौड़ा की पार्टी से किया, और यहाँ पे मतलब इनकी बादल की जो पार्टी थी उससे किया पंजाब में। तो कई पार्टियों से उन्होंने समझौता अलग अलग किया था, लेकिन बसपा ने आज तक बीजेपी के साथ में समझौता किया ही नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी की मतलब थोड़ी विरोधी टीम अगर बसपा होगी तभी तक बसपा को वोट मिलेगा। लेकिन उसके जो विरोधी लोग हैं बसपा के, उन्होंने ये प्रचार किया है, प्रचार नहीं कह सकते, दुष्प्रचार कह सकता हूं कि बसपा का वोट खत्म हो जाए, मुसलमान इससे हट जाएं, इसलिए उसको बीजेपी के खाने में डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि है नहीं ऐसा जी। अब तो बीएलओ को भी धमकी मिलती है कि मतलब मुसलमान जो वोट है वो हटा दिए जाए, लेकिन वो अब कट्टरपंथी यहाँ पे दिखा रहे कि हम भी बीएलओ भी कि हम जो वोट मुसलमानों के नहीं हटाएंगे। बिल्कुल, ये तो मतलब जो चुनाव आयोग है उसके निर्देश हैं, जो SIR आ रहा है उसके तहत मतलब उसमें हो रहा है इस तरह का। और अभी आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें बोला भी कि बंदूक लेकर के सिपाही खड़े हो जाते हैं, उधर वोट नहीं डालने देते हैं। तो कई तरह की मतलब प्रशासनिक धमकियां हैं, जिनकी सरकार होती है, जिसका राज उसका काज, तो वो लोग सभी करते ही हैं किसी न किसी तरीके से, मतलब उनकी सरकार बनी रहे जिसके पास में है, सरकार दूसरों के पास नहीं जाए। पर अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके इस समय सबसे ज्यादा अहित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाएं, चाहे सपा के साथ चले जाएं, चाहे मतलब दूसरी किसी पार्टी चले जाएं, उनका हित कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही बहुजन समाज का हित सुरक्षित है। और इस बात से वो नहीं चाहते, जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है, कि बहुजन समाज के लोगों का हित सुरक्षित रहे। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ पहले 50 साल 70-75 साल से अन्याय अत्याचार करते रहे हैं। हमारा वोट नहीं डालने देते थे, हमारा वोट जो है छाप देते थे, जाकर के बैलेट पेपरों को जला देते थे, और हमारा आदमी हल चला रहता था, उसका जो मालिक है खेत का वो मतलब उसमें वोट डाल देता था हमारा। लेकिन जब हमें वोट डालने का अधिकार मिला तो फिर उसके बाद में EVM आई। EVM में एक नई तरीका निकाला इन लोगों ने, चूंकि जो जमींदार होते हैं तो वो आतंकी होते हैं, तो उनका तरीका आतंकवाद के द्वारा वोट छीनना होता है। ये जो होते हैं पूंजीपति, ये सोफिस्टिकेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, इसलिए उन्होंने नई मशीन का नए तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन काम वही है, पहले ही वोट हमारे छीनते थे, अब हमारा वोट जो है चोरी करते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम में आपने शिक्षा की बात करी, चिकित्सा की बात करी, ये सारी चीज़ें आपको बसपा सरकार में खूब अच्छे से मिली, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 90,000 से 95,000 तक स्कूल यूपी के अंदर बंद कर दिए, और ये आरोप लगाया गया है कि जो SC ST OBC के बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं आते, इस वजह से हमने ये स्कूल बंद कर दिए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार इन मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं? देखिए, हमारा तो ये जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है, इसका खास मुद्दा ये है कि जो शिक्षा है वो सरकारी खर्चे पे मिलनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार आए। हमें किसी की सरकार, चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, जिसकी भी आए, तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि राष्ट्रीयकरण किया जाए शिक्षा का। खासतौर से जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो एक तरफ सरकारी स्कूल हैं, दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल हैं, तो कॉन्वेंट स्कूल को निजी स्कूल हैं, वो लोगों के वो जेब से पैसा निकालते हैं और उनको मतलब अपना लाभ कमाने के लिए बनाया, जैसे इंडस्ट्री होती है इसी तरह लाभ कमाने के लिए स्कूल बनाए गए हैं प्राइवेट। जो क्या नाम है सरकारी स्कूल होता है वो जन कल्याण के लिए होता है, सरकारी फंड उसमें लगता है। तो जैसे जैसे मतलब जो है सरकारीकरण हट रहा है स्कूलों का और निजी स्कूल बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे जो गरीबी बच्चों की है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक नई पीढ़ी जो है वो बेरोजगार है। पढ़ भी लेते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयर करने से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं मिलती, और अगर इंजीनियर बन जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिलती है उनके लिए। तो अभी भी सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म हो गई जी। एक तरफ रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ मतलब शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। तो जिनके पास में पैसा है उनका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, जिनका पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो पढ़ने लिखने के बाद में कुछ साधन ही नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग भी मजदूर हैं, पहले बिना पढ़े लिखे मजदूर होते थे, आज पढ़े लिखे लोग मजदूर हैं। तो ये जो है बसपा सरकार जब आएगी तो सबसे पहला उसको यही काम करेगी, जो हमारे मुद्दे हैं पांचों इसको लाएगी, और हम तो जो भी सरकार आती है तो वो कर दे, तो अब बसपा को आने का मौका ही नहीं मिलेगा, नहीं तो बसपा को आना ही पड़ेगा। चलिए, इनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से बसपा का अस्तित्व लोग बोलते हैं कि खतरे में है, तो इन सारे मुद्दों पर इसीलिए बात की गई क्योंकि बसपा के रहते हुए जो शिक्षा लोगों को मिली, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC, तमाम उन वर्ग के लोगों को मिली, लेकिन आज स्कूल भी यूपी के अंदर बंद कर दिए गए और यहाँ पर तमाम जो संगठन है बहुजन समाज के, वो इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। और KC पीपल जी से इसी विषय को लेकर के बातचीत करने का उद्देश्य था। अगर हमारी वीडियो
आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।